तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट टीन नॉवल के एपिसोड नंबर 206 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ट्रू यान के सामने रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें अपना डिस्पल बना ले। तो चलो देखते हैं क्या ट्रू यान लू फेंग को अपना डिस्पल बनाते हैं या फिर नहीं। या फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उनके सामने झुका होता है और यहाँ पे सभी के मन में ये डाउट होता है कि क्या ट्रू यान लू फेंग को अपना डिस्पल बनाएंगे या फिर नहीं। लेकिन तभी हमें ट्रू यान को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग की तरफ हंसते हुए देखते और कहते हैं कि चलो आज से तुम मेरे एक डिस्पल हो और मैं तुम्हारा टीचर हूँ। और यहाँ पे वो उसको फॉलो करने के लिए कहते हैं, अपने बाकी सारे डिस्पल के साथ लू फेंग को वहां से ले जाते हैं। ये देखकर तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं। उन्हीं के बीच में से हमें हैंडसम गूली सौ को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये सच नहीं हो सकता, आखिर ट्रू यान लू फेंग को अपना डिस्पल कैसे बना सकते हैं। और अभी के मर्तबा वो कहता है कि अभी लू फेंग और बुलान दोनों के पास अपने अपने टीचर है जो कि सेक लीटर अनडाइंग देंगे। वही रही बात रोंग जून की, तो उसके पास तो अपना खुद का यूनिवर्स कंट्री लीडर है और उसके टीचर हैं और वो हमसे बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके हैं और उनके पास एक टीचर है जिससे कि वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं और इसकी शॉकिंग रेट भी बहुत ही अच्छी हो रही है। और अब फिर गुस्से लोग कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी थर्ड लेवल को पास करना होगा, तभी मैं अपने लिए एक टीचर को फाइंड कर पाऊंगा। और अब फिर हमें सीन चेंज कर रोंग जून को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे भी ये न्यूज मिली होती है और वो कहता है कि मुझे मैडमैन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, आपकी मर्तबा बुलान ही नहीं लू फेंग भी मेरा ओपोनेंट रहेगा। और फिर हमें सीन चेंज कर मानता प्रिंस को दिखाया जाता है जो इस न्यूज को सुनकर वो भी शॉक होता है और गुस्से में कहता है कि क्या ट्रू यान ने सच में उसे अपना डिस्पल एक्सेप्ट कर दिया। और वो कहता है कि फिर तो मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और ऐसे ही बाकी सारे जीनियसेस पे प्रेशर आने लगता, उन्हें भी विश्वास नहीं होता। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे किसी भी बच्चे को एक सेक लीडर मिल पाना बहुत ही मुश्किल था और इसके लिए उन सबको पहले थर्ड लेवल पास करना होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता। और अगर देखा जाए तो 1000 बंदे जो कि जीनियस कंपटीशन से आए हुए होते हैं उनमें बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो कि 30 सालों में अपने थर्ड लेवल को पास आउट कर पाते हैं। इसलिए ये बहुत ही एक्सेप्शनल है कि उन्हें एक टीचर मिलता है। अब यहाँ तक कि उन्होंने अपने थर्ड लेवल को पास कर दिया लेकिन फिर भी वो सेक लीडर उसे अपना डिस्पल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए उन सबको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। और अब फिर हमें यहाँ फिर से समय का फ्लो को दिखाया जाता है जहाँ पे जीनियस अपने मोमेंटम को चालू रखते हैं। वहाँ पे उन सब का टारगेट और गोल बहुत ही बड़ा होता है। उन सब की जीनियस की इम्प्रूवमेंट भी बहुत शॉकिंग स्पीड से चल रही होती है और ऐसे ही करके 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल गुजर जाते हैं। और रोंग जून जो अपने 13 इयर्स में अपने थर्ड लेवल को पास कर जाता है, वहीं पे 19 ईयर में लू फेंग अपने 4th लेवल को पास कर जाता है, वहीं पे बुलान भी अपने 5th लेवल को पास कर चुका होता है और ये दोनों बाकी सारों से बहुत ही आगे निकल चुके होते हैं। और इसी के दिन रोंग जून भी इन सब में सक्सीड नहीं हो पाता। और अब फिर हमें 21st ईयर को दिखाया जाता है जहाँ पे वूका भी अपने थर्ड लेवल को पास कर चुका होता है, वहीं पे 25th ईयर लोंग युआन और जिया लाक्सी भी अपने थर्ड लेवल को पास कर लेता है, वहीं पे 28 ईयर कियांसो भी अपने थर्ड लेवल को पास कर लेता है। और यहाँ पे देखते ही देखते 30 साल बीत चुका होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर प्राइमरी केओस सिटी ट्रू यान एम्परर मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पे ये लू फेंग के टीचर होते हैं। और अब फिर यहाँ पे ट्रू यान लू फेंग की तरफ देखते और हंसते हुए कहते कि लू फेंग अब प्राइमरी केओस सिटी को छोड़ने के लिए 10 दिन ही बाकी हैं और वो कहते कि चलो यहाँ से जब तुम जाने वाले हो तो तुम जाने से पहले कुछ भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर बात रही वर्ल्ड के अदर मैटर्स के बारे में तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम आगे जाके इसे खुद से सेटल कर दोगे और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हम लोग बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं, इसलिए तुम सबको अकेले ही करना होगा। तो ये सुनकर लू फेंग भी उसके हामी भरता और अब फिर हमें यहाँ बताया जाता कि इन 3 सालों में लू फेंग ने इनसे बहुत कुछ सीखा है और उसके फेयर्स भी टफनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है और उसने अपने यूनिवर्स ओरिजिन लॉ को बड़े अच्छे से समझा होता है। और अभी के दरमियान लू फेंग के अंदर से एक स्पेशल ऑरा भी निकल रही होती है और अब फिर
ट्रुयान लू फेंग से सेटिस्फाइड हो, क्योंकि लू फेंग बहुत ही जीनियस होता है। और अब फिर ट्रुयान कहते तो जाओ, अब तुम्हें अपने सफर को आगे करना होगा। और अब फिर लू फेंग भी उसके सामने झुकता है और फिर वो खड़ा हो जाता है और लू फेंग उनसे कहता है कि मेरे टीचर, आपके 20 सालों के गाइडेंस के लिए शुक्रिया, ये डिस्पल आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। और फिर लू फेंग इन्हीं सब बातों से अपने ग्रेटिट्यूड को शो करता है। और फिर यहाँ पे लू फेंग भी 20 सालों से लह रहा होता है, यहाँ तक कि हुआन बो जो कि उसके टीचर्स थे यूनो प्लैनेट के, उसने भी अपने टीचर को कभी इतने नजदीक से नहीं देखा था, यहाँ तक कि वो तो मारे जा चुके थे। लेकिन यहाँ पे प्राइमर क्यों सिटी में उसने अपने टीचर ट्रुयान एम्परर से 20 साल तक एक साथ रहे, जिसके कारण यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप बहुत ही डीप हो चुका था। और यहाँ पे ट्रुयान भी बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट गोल होगा कि तुम्हें प्राइमर सेक्टर रीजन में जाना होगा, वहीं पे तुम्हारा सेकंड गोल होगा कि तुम्हें एक अनडाइंग बेइंग बनना होगा और टाइटल एम्परर को लेना होगा, इसलिए तुम्हें इसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा। और अब फिर लू फेंग भी ये बात मान लेता है। ट्रुयान हंसते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही काउंटलेस ईयर का समय की बात है, मेरे अंदर 100 डिस्पर्स से ज्यादा आ चुके हैं, लेकिन उनमें से 3 ही सीनियर्स थे जो कि अनडाइंग बेइंग बन चुके हैं और बाद में जाके एम्परर लेवल टाइटल को भी ले सके हैं। और फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि अब की बार तुम्हारी है कि तुम्हें टाइटल के एम्परर को लेना है। और फिर लू फेंग भी ये जानता था कि उसके टीचर के टोटल 92 डिस्पर्स थे, जिसमें कि टेस्ट तो ऑलरेडी फॉलन हो चुके थे और जो स्टूडेंट जो ट्रुयान को फॉलो कर रहे थे उनकी संख्या भी 35 प्राइमरी केओस सेट, और इनमें से कुछ ही के बाद टाइटल ऑफिशियल का होता है। और हमें बताया जाता है कि उनमें से एक बंदा जो एम्परर बना होता है वो थर्ड सीनियर होते हैं, जिसका नाम टियान जू होता है, और वो एक एब्सोल्यूट वॉरियर होते हैं नाकोमन क्लैन से, और उन्होंने उस डिस्पल को बहुत लंबे समय पहले अपना शिष्य बनाया हुआ होता है। और ये टीचर ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उसने अपने थर्ड सीनियर को बनाया होता है और उन्होंने उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक पढ़ाया होता है। लेकिन अभी के मर्तबा वो उनके डिस्पर्स में से सबसे अच्छा डिस्पर्स होता है, जो कि टियान जून होता है, और उसे ब्लड थर्स्टी एम्परर का टाइटल भी मिल चुका होता है। वहीं पे रेपुटेशन की बात करें तो उसका जो प्रोमिनेंस था उसके टीचर से भी ज्यादा हो चुका था, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ किसी भी यूनिवर्स कंट्री लीडर के बराबर थी। और अब फिर ट्रुयान कहते तो जाओ, तुम्हें आगे करना होगा। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहां से वो निकल चुका होता है। और अब फिर हमें शिनचैन के टीचर के मैंशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे लू फेंग वहां से निकल चुका होता है। वो कहता है कि ये बहुत ही लंबा समय था कि मैं अपने अर्थ को छोड़ दिया हूं, और ये लंबा समय हो गया कि मुझे अपने टीचर को भी छोड़ना होगा। तो बाता उससे कहती कि तुम अभी भी बच्चे हो, तुम जब 10 मिलियन ईयर्स तक ये सब ट्रेन करोगे तो तुम इन सब के आदत हो जाओगे कि तुम्हें अपने क्लोज वालों को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो लू फेंग भी कहता है ठीक है, और यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे 10 मिलियन तक सालों तक ट्रेनिंग करना ये बहुत ज्यादा हो गया है, मैं तो अभी तक 100 सालों से भी ज्यादा नहीं जिया हूँ, यहाँ पे ये सब बातें करना बकवास है। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि एक ही झटके में 30 साल खत्म हो गया और मैं बहुत ही स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ पिछले के मुकाबले। और वहीं पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग की अर्थ बॉडी उसने कुछ भी ट्रेनिंग नहीं की होती है, जिसके कारण लू फेंग का अर्थ बॉडी अभी यूनिवर्सल लेवल 1 पे ही 1 का रह गया है। लेकिन बात करें लू फेंग की, जब वो प्राइमर केओस सिटी को लीव करेगा तो वो लाइफ फॉर्म में डुबकी लेगा, जिसके कारण वो आराम से यूनिवर्सल लेवल 9 पे आ सकता है। और जबकि उसका कोई भी बॉटल नहीं है, मतलब ये कि लू फेंग को यूनिवर्सल लेवल 9 से डोमेन लॉर्ड लेवल में आने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अभी के मर्तबा हमें एक और चीज बताया जाता है कि मोसा क्लैन की बॉडी वो भी गोल्डन हॉर्न बेस्ट के जितनी ही होती है, कि वो दोनों का लेवल भी सेम होता है। और अभी के मर्तबा हमें बताया जाता है कि लू फेंग जब प्राइमरी यूनिवर्स में आया था तो लू फेंग ने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया होता है बहुत ही बड़े क्वांटिटी में मेटल्स को, ताकि वो डोमेन लॉर्ड लेवल में जब उसका गोल्डन हॉर्न बेस्ड आए तो उसको अपने नॉर्मल एवोल्यूशन स्पीड से मेंटेन कर सके। और अब की मर्तबा 30 साल हो चुका है और उसके गोल्डन हॉर्न बेस्ड ने 10 साल पहले ही डोमेन लॉर्ड लेवल 1 को ब्रेक थ्रू कर दिया था। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि डोमेन लॉर्ड लेवल 1 से 3 में आने के लिए 150 साल लगते, वहीं से 4 to 6 में आने के लिए 600 साल लगते, वहीं से 7 to 9 ईयर्स में आने के लिए उसमें 3600 ईयर्स लगते हैं। और अब की मर्तबा देखा जाए तो डोमेन लॉर्ड लेवल को ब्रेक थ्रू करके सेक्टर लॉर्ड में बनने के लिए 5000 ईयर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। और अब की मर्तबा लू फेंग अगर अपने ऑप्टिमम मेटल्स की यूज करे और अपने एफिशिएंसी को 52 टाइम्स बढ़ा दे तो उसे 20 साल लगने वाले थे इस केओस सिटी में। अब यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग की करेंट गोल्डन हॉर्न बेस्ड और मोसा क्लैन की बॉडी
दोनों डोमेन लॉर्ड लेवल 6 पे आ चुके हैं और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि अगर मैं लाइफ पूल पे गया और वहाँ पे इवॉल्व करके यूनिवर्सल लेवल 9 पे आ गया तो मुझे वही यूनिवर्सल लेवल 9 पे रुकना होगा, क्योंकि अगर मैं ब्रेक थ्रू करके डोमेन लॉर्ड में चला गया तो सबको शक हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बंदा डायरेक्टली डोमेन लॉर्ड में जा सकता है, क्योंकि डोमेन लॉर्ड में जाने के लिए यूनिवर्सल लेवल से बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए लू फेंग ये सोचता है कि मुझे यूनिवर्सल लेवल 9 में जाकर रुक जाना होगा, क्योंकि लू फेंग की कोई बॉटलनेक नहीं होती। और फिर लू फेंग कहता है कि इन प्राइमर केओस सिटी में मेरा बिगेस्ट इंप्रूवमेंट ये हुआ कि मैं अपने ओरिजिन लॉ के कंप्रिहेंशन को सीख पाया हूँ। मैंने 9 यूनिवर्स टैबलेट्स प्लस मेरी टीचर के टीचिंग के कारण मैंने बहुत ही अच्छे से अपने फ्लोटिंग ब्लड को सीख पाया, अपने इंप्रूवमेंट को बहुत ही अच्छे से बढ़ा पाया है। इस 10 सालों में मैंने अपने फ्लोटिंग ब्लड के फर्स्ट फॉर्म को आराम से सीख लिया था, और जबकि मेरे टीचर ने भी इसको सिखाया कि इसमें 108 बर्ड फॉर्म्स होते हैं। उसके मर्तबा मैंने रेन ड्रॉप्स के पिक्चर्स में से 9 ब्लेड फॉर्म्स को यूज करके इन 3 सालों में इसको सीखा है। और अब की मर्तबा लू फेंग ने अपने सेकंड ब्लड और फिर से तीसरे को भी सीख चुका होता है, और इसके कारण लू फेंग की पावर भी बढ़ चुकी होती है। लू फेंग कहता है कि यहाँ पे 28 सालों में प्राइमरी केओस सिटी में लू फेंग ने अपने 9 ब्लेड फॉर्म को भी सीख लिया होता है उस 9 यूनिवर्स टैबलेट रेन ड्रॉप की पिक्चर में। और वो कहता है कि फर्स्ट से 9 फॉर्म बहुत ही आसान थे, वैसे देखा जाए तो 27 से 72 मिडल में आते हैं जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है। वहीं पे आगे जितना भी है 108 तक वो बहुत ही हार्ड होता है, जिसको पास करने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करता है। लू फेंग कहता है कि इतने सालों में मेरी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो चलो देखते हैं कि क्या मैं इतने पावर से अपने 5th लेवल को पास कर पाता हूँ और फिर नहीं। और जबकि मैं इसे पास कर दूंगा तो मुझे फिर से चांस मिलेगा कि मैं स्टडी टैबलेट को कर सकूं। और फिर वो कहता है कि चलो चलो मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर पाता हूँ। और फिर मैं सीन चेंज कर उसी बड़े से फिश शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग यहाँ पे आया होता है तो उसी शिप में आया हुआ होता है। और फिर में उस शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ड्रेस्ड इन जैपर आर्मर बंदा अपने सर नाइट से कहता है कि सर नाइट उन 1000 जूनियर्स बैचेस में से अभी भी 816 सर्वाइव किए होते हैं। अब यहाँ पे जितने भी बंदे थे वो तो बेस्ट के हाथों मारे जा चुके थे, और वहाँ पे वो कहते हैं कि सर नाइट इन सारे बैचेस में से मोस्ट एक्सेप्शनल बुलान है, उसने अपने 5th लेवल को ऑलरेडी पास कर दिया। वहीं पे नेक्स्ट में देखा जाए तो लू फेंग उसने अपने 4th लेवल को पास कर दिया है, और उसके बाद 5 ऐसे बंदे जो कि अपने 3rd लेवल को पास कर चुके हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा शॉकिंग तो ये है कि लू फेंग वो अपने 19 ईयर में भी अपने 4th लेवल को पास कर चुका था, जो कि बाकी सबसे बहुत ही आगे निकल चुका है और वो बुलान के बहुत ही नजदीक है। और अभी के मर्तबा में दिखाया जाता है कि सर नाइट के बगल में जितने भी 10 अनडाइंग बैंक थे वो ऐसे ही खड़े होते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुली वहां पे ऐसे ही खड़े होते हैं। और अब फिर हमें उस सर नाइट को दिखाया जाता है जो अपने थ्रोन पे बैठे हुए कहते हैं बुलान लू फेंग, और वो उसकी शिप को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ चुके होते हैं। और यहाँ पे वो 9 ब्लेड नाइट अपने शिप पे बैठे होते हैं, कहते कि प्रिपेयर करो, हमें लू फेंग को वहां से उठाना है। और अब फिर सीन चेंज कर पिंग हाई कंपनी 86 लेवल मीटिंग रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे वही शॉर्ट हेयर लेडीज यूजिन के सामने होती है और कहती है कि क्या यहाँ पे सब तो सही होगा ना। तो यूजिन कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब फिर वहाँ पे यूजिन उससे कहती है कि लू फेंग अपने प्राइमरी केओस सिटी में 30 सालों से रहे था, इसलिए यहाँ पे एक्चुअल यूनिवर्स में 100 साल बीत चुके हैं और ये बहुत ही लंबा समय है, लेकिन इस वास्ट यूनिवर्स में ये कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। और जबकि यूजिन के पास इटर्नल बॉडी मौजूद है तो यूजिन की अपीयरेंस थोड़ी सी भी नहीं बदली होती इन 100 सालों में, और उसकी गेज और ऑरा और भी ज्यादा मैच्योर हो चुकी है, और उसकी लाइट शार्पनिंग और शेपिंग एक जेमस्टोन बन चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी थी। और अब फिर यूजिन अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता कि हम लोग इस बात कर पाएंगे या फिर नहीं। और वो कहती है कि लू फेंग वो अपने प्राइमरी केओस सिटी को अब छोड़ने ही वाला है, और मैं यह आशा करता ही हूँ कि मैं कुछ ही दिनों में इसको फिर से मिल पाऊंगी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे गेट पे कोई नॉक करता है, और वहाँ पे यूजिन पहले से प्रे कर रही होती कि उसका जो होने वाला है वो सक्सेसफुल हो जाए, और यूजिन उससे कहती है कि अंदर आ जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से कोई और नहीं बोते लाइव ब्यूरो चीफ आता है, जो कि उसके पास एक सिल्वर हेड ग्रेन
आइड मेन लेडी आती है और उस लेडी के पीछे 8 अरब बंदे भी होते हैं जो कि वहाँ के स्टाफ होते हैं। और अब फिर जियोजिन उससे पूछती है कि इंस्पेक्शन कैसा रहा, और अब फिर बोतेलू हंसते हुए कहता है कि मिस्टर लू, मैं जानता था कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। और अब फिर हमें उस लेडी को भी दिखाया जाता है जो मिस्टर लू से कहती है कि हमारे ऑडिट डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन के अनुसार से इस आधे साल का रिपोर्ट कम्प्लीटली एक्यूरेट है और हमारी मार्जिनल एरर 0.01% है। तो ये सुनकर जियोजिन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वहीं पे उसकी शॉर्ट हेयर लेडी जो कि जियोजिन के बगल में हो वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि सिस्टर, हम लोग यहाँ पे सक्सीड हो चुके थे। और हमें वहाँ पे मिडल लेडी को दिखाया जाता है जो कहती कांग्रेचुलेशन मिसेस लू, और वो उससे हाथ मिलाती है और अभी के मर्तबा जियोजिन भी उससे थैंक यू बोलती है और वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है और उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं। और फिर ब्यूरो चीफ उससे कहते हैं कि हमारे हाफ ईयर रिपोर्ट के अनुसार पिंगहाई कंपनी अपने करंट कैपिटल 1,12 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर है और अभी के मर्तबा जो हमारी कंपनी की लेवल है वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अंदर आ चुका है और पिंगहाई कंपनी वो तो पहले ही अपने सेकंड टायर लेवल पे आ चुका है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्दी से जाके अपने पिंगहाई कंपनी को इसके लिए रिवॉर्ड करें ताकि आपको इसके लिए पावर मिल सके। और वहाँ की वो सिल्वर हेयर ग्रेड लेडी भी कहती है कि हाँ, आपको थोड़े ही देर में यहाँ पे डिपार्टमेंट से लोग आ जाएंगे जो कि आपको कोर में जाने के लिए मदद करेंगे। और आप फिर वहाँ पे सारे लोग वहाँ पे कांग्रेचुलेशन करते हैं और जियोजिन तो पहले से एक्साइटेड थी और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते और अब फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के लोग आ चुके होते हैं और वहाँ पे जियोजिन और उसकी हेल्पर भी वहीं बची होती है। और अब फिर वो शॉर्ट हेयर लेडी एक्साइटेड से बोलती कि बिग सिस्टर जू, हमने ये कर दिया, आखिरकार हमने ये कर ही दिया। और वो कहती है कि हमें नहीं पता था कि हम इतने जल्दी अपनी कंपनी को थर्ड टायर से सेकंड टायर कंपनी पे ले आएंगे, ये तो अविश्वसनीय है। और हमें जियोजिन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक्साइटमेंट होती है और वो कहती है कि जब तक हम लोग हार्ड वर्क करेंगे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे उनमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बातें होती है। और फिर जियोजिन कहती है कि मुझे नहीं पता आखिर लू फेंग का एक्सप्रेशन कैसा होगा जब मैं उससे ये जियान माउंटेन में मिलूंगी। और अभी के मर्तबा उसके आंखों में आंसू भी होता है और हमें बताया जाता है कि लू फेंग अपने प्राइमरी केओस सिटी में रहा था जहाँ पे उसके 20 साल यहाँ के 7 सालों के बराबर था। वहीं के मर्तबा इन 60 सालों में जियोजिन ने अपने 30,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स को बढ़ाकर अपने 60 इयर्स में 1 लाख मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर कर दिया था। और इसमें लू हुआ ने भी अपनी कड़ी मेहनत की होती है, लेकिन अभी के मर्तबा जियोजिन ही वहाँ के मेन पर्सन इन चार्ज होती है और यहाँ के क्रिटिकल रोल को उसी ने संभाला होता है। और अब फिर हमें बताया जाता है कि इन 60 सालों में 60,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स को कमाना ये बहुत ही हार्ड होता है। वहीं पे बात करें इसकी प्रॉफिट जो स्पीड है वो यहाँ तक कि यूनिवर्स प्लैनेट के मास्टर से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और अभी के मर्तबा उन्होंने 600 एलिमेंट्स से ही इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर दी होती है और इसी को देखकर वहां पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी इन्वेस्टमेंट भी उसके तरफ आकर्षित होने लगे क्योंकि उन्होंने जो एडवांसमेंट की थी वो बहुत ही आगे होता। और अब फिर यहाँ पे 100 सालों बेचने के बाद पिंगहाई कंपनी की नेट वॉल्यूम 1 लाख मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर हो चुकी थी जो इतनी ज्यादा थी कि लंडाइन बैंक के सांसें भी उखाड़ सकती थी। और अब फिर हमें प्राइमरी केओस सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने बालकनी पे बैठा होता है और वहाँ पे लू फेंग देखता है कि वहाँ पे कई सारे वॉरियर्स अपने अभी भी बालकनी में बैठ के अपने ओरिजिन लॉ को सीख रहे होते हैं और लू फेंग भी वहाँ पे स्टडी कर रहा होता है। लेकिन लू फेंग को दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने कॉन्शियसनेस में होता है, वो अभी वर्चुअल यूनिवर्स ट्रेनिंग ग्राउंड्स में होता है और वो अभी सिमुलेशन से जा रहा होता है। और अब फिर लू फेंग कहता है कि मैंने 9 यूनिवर्स टैबलेट सीक्रेट रूम को पहले ही ओपन कर लिया है और मैं कल जाके उसके अदर बैच ऑफ वॉरियर्स में जाके एंटर करूंगा और फिर मैं हेवनली ब्रिज में जाऊंगा और वहाँ पे कंपटीशन को करूंगा और ये मेरा लास्ट चांस होगा कि मैं खुद को ट्रेन करूंगा। इसलिए मुझे अपने इन बाकी सालों में जितने भी अपने नॉन पावर के एलिमेंट्स को किया है वो मेरी अभी तक की लिमिट है। और वो कहता है कि स्टडी करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी के मर्तबा लू फेंग ने इतनी ज्यादा स्टडी की है तो उसको अनलीज करना भी जरूरत है। अब आप लोग पढ़ लोगे और उसको प्रैक्टिकली करोगे ही नहीं तो ऐसा कैसे चलेगा। और अब फिर लू फेंग अपने बालकनी पे ही आंखें खोलता है, लेकिन तभी वहां पे कहता है कब मीट मी नाउ और वहां पे वो आवाज पूरी जगह गूंज उठती है
वो आवाज पूरे एरिया में गूंज रही होती है, जिसके कारण वहाँ के 860 इंजीनियर्स वहीं पे अपने ट्रेनिंग को रोक लेते हैं। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये तो नाइट है, वह फिर सारे बंदे वहाँ पे आ चुके होते हैं, जो कि जितने भी जीनियसेस होते हैं वो सर नाइट के सामने आ चुके थे। और अब फिर हमें उस शिप के सामने का दरवाजा दिखाया जाता है, जहाँ पे केबिन का दरवाजा खुलता है। उसमें से 10 बंदे एक बंदे के सामने आते हैं, जिसको लीड कर रहे होते कोई और नहीं, सर नाइट। और अभी के मर्तबा वो उस लार्ज फिश में से निकलते हैं। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग और बाकी के 816 इंजीनियर्स वहाँ पे उन सारे बंदे को देखते हैं, जिनके सामने 100 अनडाइंग बेंग होते हैं, जो कि उसके सामने खड़े होते हैं। वो अनडाइंग बेंग भी नाइट के सामने झुकते हैं। और अभी की मर्तबा हमें उन सबको दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग और बाकी सारे जीनियसेस भी उनके सामने बो करते हैं। और अब फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, जो कि अपने प्रेशर को रिलीज करते हैं। और इसकी प्रेशर इतनी ज्यादा थी कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी आंखों को ऊपर के सामने देख सके। और अब फिर लू फेंग कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। लू फेंग के माथे से भी पसीना गिरने लगता है। वो कहता है कि ये पिछली बार की तरह नहीं था, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक चींटी आ चुका है। और लू फेंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि सर नाइट इतने ज्यादा गुस्से में होंगे और इसके टेरिफाइंग पावर इतनी ज्यादा होंगी। और वो कहता है कि जबकि मर्तबा हम लोग 9 डेड नाइट में मिले थे वर्चुअल यूनिवर्स में, तो वो एक वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क था, जिसमें कि सारे की कॉन्शियसनेस ही होते, उसमें उतना प्रेशर उतना ज्यादा नहीं था। और जबकि मर्तबा हम लोग लास्ट टाइम मिले थे, जब ये हमें छोड़ने आए थे, तो उन्होंने भी अपनी ऑरा को कंट्रोल किए हुआ था। और मुझे नहीं लगा था कि इनकी ऑरा इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन अभी के मर्तबा जो ऑरा इन्होंने स्ट्रांग दिखा रही थी, वहां पे वो 100 अनडाइंग बेंग, यहाँ तक कि 800 जीनियसेस भी एक आवाज करने की हिम्मत नहीं निकाल पा रहे थे। और अब फिर हमें सर नाइट को दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि प्राइमरी केओस सिटी यहाँ का सबसे सेफेस्ट प्लेस है, जो मैंने तुम लोगों के अरेंज किया था। लेकिन अभी के मर्तबा हमने जो सर्वे किया है, वहाँ पे 1/5 बंदे मारे जा चुके हैं 1000 बंदे में। ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और यहाँ पे सभी लोग चुप होते हैं, और अब फिर यहाँ पे सब लोग उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। और अब फिर वो सर नाइट कहते हैं कि अभी भी 10 दिन बाकी है तुम्हें प्राइमरी केओस सिटी को छोड़ने के लिए। और वो कहते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ 100 साल होते तो मुझे डर लगता कि यहाँ पे तुम लोग से 500 ही बचते, जो यहाँ पे खतरा मौजूद है। और अभी के मर्तबा फिर वो कहते हैं जाओ तुम्हारे 10 दिन बाकी है, जाओ जिसको भी अपने हेवनली ब्रिज को ट्राई करना है या फिर अपने टैबलेट को स्टडी करना, वो जाके कर सकता है। क्योंकि जब हम लोग प्राइमरी केओस सिटी को यहाँ से छोड़ेंगे तो बहुत ही लंबे टाइम बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। और आप फिर ग्रीन आर्मर पर्पल स्केलमैन जो सर नाइट होते हैं सबको ऑर्डर देते हैं और कहते हैं जाओ। और अब फिर यहाँ पे सारे ग्रुप वहां से निकल जाते हैं। और अभी के मर्तबा वो प्रेशर भी उन पे बना होता है। और अब फिर हमें ग्रीन आर्मर पर्पल मैन को दिखाया जाता है, जो कि फिर से अपने उसी शिप में चले जाते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज का मैंसन को दिखाया जाता है, जहां बहुत बड़ा ब्लैक डोर होता है। वहां पे हमें लॉर्ड कंडेरी को दिखाया जाता है, जिसके सामने एक ओल्ड गार्डियन होता है। और वहां पे एक बंदा ब्लेक नाइट होता है। वो कहता है ये बहुत ही लंबा समय हो गया कि जबकि मर्तबा मैंने आपको देखा है। और वहां पे हमें दिखाया जाता है कि उस लिविंग रूम के मैंसन में से एक बंदा निकलता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट कहने आया हूँ। वो कहता है कि हमने यहाँ पे एक नया यूनिवर्सल सीक्रेट एरिया डिस्कवर किया है और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ही एक्सट्रीमली हाई लेवल है। तो कंडेली भी ये सुनकर शौक होते हैं, उसके आंखें भी चमक उठती है। और अभी के मर्तबा में बताया जाता है कि यूनिवर्स सीक्रेट एरियाज वो नेचुरली फॉर्म होते हैं किसी फेनोमेनन की वजह से। और ये यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है और वो हमेशा चेंज होती रहती हैं। और यहाँ पे नॉर्मल चेंज जो कि स्टार्स और प्लैनेट्स को होता है वो नॉर्मल होता है, वहीं पे जो मिस्टिकल यूनिवर्स सीक्रेट एरिया है वो बहुत ही रेयरली होता है। और ये चेंजमेंट भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और ये एक्चुअल यूनिवर्स भी मोस्ट वास्ट और एंशिएंट यूनिवर्स में आता है। फिर वहां पे वो कहता है कि इस सीक्रेट एरिया में यूनिवर्स सीक्रेट एरियाज है और इनमें अलग अलग डेंजरस रिवर्स है। और इन सब में लेवल्स के अनुसार वहां पे ट्रेजर्स भी होते हैं। जैसे कि जितना ज्यादा खतरनाक एरिया होगा वहां का एरिया का ट्रेजर्स भी उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। और अब फिर ये सुनकर वो थर्ड आई बंदा जो कि कंडेली होता है पूछता है कि आके कितना हाई है। और वो 9 डे नाइट स्माइल करते हुए कहता है कि जितना हमने जाना है वहां पे जो भी बंदे नाइट से लोअर होते हैं वहां पे जाते हैं मारे जाते हैं। और जो कि एम्पर नाइट होते हैं उनके पास भी सर्वाइवल का बहुत ही कम चांस होता है। तो ये सुनकर कंडेली भी कहते हैं कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हमें बताया जाता है कि इस एक्चुअल यूनिवर्स में ऐसी कई जगह है जहां पे अनडाइंग बेंग को हार्म किया जा सकता है। वहीं पे ऐसा सीक्रेट एरिया जहां पर नाइट को भी हार्म किया जा सकता है, वो भी वहां पर जाके मर सकते हैं। तो आप लोग इसका अंदाजा लगा लो कि ये सीक्रेट एरिया कितना ज्यादा टेरिफाइंग है।
अब आप लोग जिनमें से नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि अंडरग्राउंड बैंक से अपर वाले लेवल को नाइट बोला जाता है और आप फिर वहां पे वो कहते हैं कि वहां का ट्रेजर्स भी बहुत ही खासियत होने वाला है जो कि नाइट में बहुत ही बढ़कर होने वाला है। और आप फिर नाइन ब्लेड नाइट कहता है कि इसे डिस्कवर हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है और हम लोग ऐसे बंदे को नहीं बुला सकते जिसपे हम लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग आपको इनवाइट करने आए हैं। और वो कहते हैं कि कंडेली क्या आप हमारे साथ जाना चाहेंगे? और फिर हमें कंडेली को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा हेसिटेट करते हैं क्योंकि उन्हें अपने प्राइमरी केस टैबलेट्स को भी प्रोटेक्शन करना पड़ता है। तो ये देखकर नाइन ब्लेड कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमारे सिटी लीडर है जो कि यहाँ पे जिसके कारण उनका कोई भी खतरा नहीं होगा और यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि हमारे सिटी लीडर के होते हुए यहाँ पे कोई भी खतरनाक अटैक कर सकते, इसलिए आप इसके लिए निश्चिंत रहे। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते क्या लॉर्ड कंडेली उनके साथ जाने के लिए मानते हैं या फिर नहीं, या फिर वो अपने प्राइमरी केस टैबलेट्स के प्रोटेक्शन के लिए इसके लिए मना कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।